हेलो सभी को, मैं अयमन हूँ। आप लोगों का स्वागत है सारथी फिजिक्स में। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे जेईई मेंस अप्रैल एग्जाम के शेड्यूल के बारे में। उसमें हम लोग बात कर रहे थे कि 2 मंथ जो एग्जाम बाकी है इसका प्लानिंग कैसे करें, इसमें किस तरह से हम लोग प्लान करें 2 मंथ को, कैसे इसको यूटिलाइज करें ताकि हमारा बेटर से बेटर रिजल्ट हो जाए। जेईई मेंस अब जनवरी एग्जाम से हमारा ज़्यादा बेटर एग्जाम इसका हो, ताकि हमारा जो भी मतलब इसमें कमियां जो थी उस कमियां को हम इस 2 मंथ के अंदर अच्छे से हम इसको फुलफिल कर सके और हमारा बेटर से बेटर रिजल्ट हो जाए। हम लोग इस प्लान को हम लोग 5 कैटेगराइज में डिवाइड किए हुए थे कि हर तरह के स्टूडेंट अलग अलग होते हैं, सबकी प्लानिंग अलग अलग होनी चाहिए। तो हम इसमें 2 प्लान जो था हम इसके फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, जिसको आप लोग वहां से जाके देख लीजिए। इसमें हम लोग इस वीडियो में 3 तरह के प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पे 3 तरह का प्लान ये है कि अगर आउटपुट इनपुट के इक्वल है तो मतलब आपका मतलब कि सिलेबस जितना कवर है उतना ही मार्क्स आपका आ रहा है, तो उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद वैसा स्टूडेंट जिनका 50, 60, 70 ऐसे नंबर ही आ रहे होंगे टेस्ट वगैरह देने पर, तो उनको कैसे हम लोग उनको क्या करना चाहिए इस 2 मंथ के अंदर, तो इसको हम लोग इसमें दो तरह से इसको डिवाइड किए हुए हैं जो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और 5वां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो मतलब एग्जाम हॉल प्रॉब्लम। क्या होता है कि बच्चा जब एग्जाम के अंदर जाता है ना तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, घबराहट, पैनिक होने लगता है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस चीज़ को कैसे इस 2 मंथ को अंदर सॉल्व करेंगे ताकि हमारा फिर से वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो एग्जाम के अंदर। तो चलिए हम लोग एक एक करके जो बाकी है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट वीडियो आप लोग पहले जाके देख लीजिएगा, फिर उसके बाद इसको देखिएगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। और आप जिस कैटेगरी के अंदर आते होंगे उस प्लान को फॉलो करें, यानी कि 5 को आपको फॉलो करना है। जिस कैटेगरी के अंदर आ रहे होंगे उसी प्लान को आप लोग फॉलो कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में 3rd नंबर ये था कि आपका अगर इनपुट आउटपुट के लगभग इक्वल हो। इनपुट आउटपुट का मतलब आप इनपुट का मतलब हुआ कि आप सिलेबस कवर कर रहे हैं, आउटपुट का मतलब जो आपका रिजल्ट आ रहा है, मतलब आपका टेस्ट में मार्क्स आ रहा है। मतलब जैसे मान सकते हैं कि आप 150 नंबर का सिलेबस कवर किए हैं और 140 नंबर आपका लगभग आ रहा है। 140, 145, 130 मतलब ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, 10-20 ले सकते हैं प्लस माइनस। तो आपका जब इतना का डिफरेंस है तो इसमें आपको अब मतलब आपका जितना सिलेबस कवर था उतना तुम आप मार्क्स ला रहे हैं, लेकिन इसके आगे भी आपको ज़रूरत है इस 2 मंथ को कि 2 मंथ को हम और बेटर करें ताकि हमारा 150 से 200, 230, 240, 250 के करीब पहुंच जाए। तो उनको क्या करना है, उनको सिलेबस बढ़ाने की अभी ज़रूरत है, क्योंकि उनका सिलेबस जितना है उन पर कमांड है। तो अभी क्या कीजिए, सिलेबस को इंक्रीज कीजिए। अभी क्या करना है आपको, सिलेबस को इंक्रीज करना है, सिलेबस को इंक्रीज करना है स्लोली, ठीक है। उसके बाद सिलेबस को पढ़ते दौरान ये ध्यान रखना है कि बुक से तो क्वेश्चन करना है, जिस बुक को आप या जहाँ से भी आप क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करते होंगे उसको फॉलो करना है। लेकिन ज़्यादातर जिस टॉपिक को भी आप पढ़ रहे होंगे या जिस चैप्टर को आप यदि कर रहे होंगे उस चैप्टर को सबसे पहले जाके आप उसको PYQ बनाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप बहुत सारा क्वेश्चन कीजिएगा, क्योंकि आप बस कम क्वेश्चन करके उसका आउटपुट ज़्यादा लाना चाहते हैं। तो प्रीवियस ईयर करने से ये फायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में कहाँ से क्वेश्चन आता है, किस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक क्या होगा कि आपको कम क्वेश्चन बना के ही आपको क्या होगा, ज़्यादा आउटपुट निकालने के ज़्यादा चांस यहाँ होंगे। तो इसलिए मोर फोकस, ज़्यादातर फोकस कहाँ कितना है, ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर फोकस करना है। बाकी बुक से आप क्वेश्चन बना रहे हो तो उतना मत बनाइए कि बहुत टाइम लग जाए आपको, बस उतना ही बनाइएगा कि एक खासकर प्रैक्टिस हो जाए, उसमें कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप सिर्फ डिस्कस कीजिएगा। बाकी ऐसे बिना काम वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और प्रीवियस क्वेश्चन को उसको डिस्कस कीजिएगा। फिर अगला क्या करना है, फिर उसके बाद जो आप पढ़ चुके हैं, मान लीजिए कि आपका जो मार्क्स पहले से जो आ रहा था, ये वाला मार्क्स जो आ रहा था, अब इसका भी तो सिलेबस है, इसको कैसे हम मतलब मेंटेन करके रखें ताकि हम सिलेबस को अगर धीरे धीरे कर रहे हैं तो हम पीछे का सिलेबस भी हम धीरे धीरे भूलते जाते हैं, तो उसको कैसे मेंटेन करें। तो उसको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको रिवीजन करते रहना। हमेशा डेली एक शेड्यूल बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए कि हमको पीछे का जो टॉपिक है, पीछे का जो चैप्टर है उसको हमको शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन करना है। और उसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि टॉपिक वाइज टेस्ट डेली डाल सकते हैं, 1 घंटा या आधा घंटा 20 मिनट का आप
एक चैप्टर वाइज जो टेस्ट आता है उस चैप्टर वाइज टेस्ट को आप दे सकते हैं जो पीछे का बचा हुआ है, क्योंकि अभी आपको ज़्यादा टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आप वीक में अगर एक वीक टेस्ट देते हैं, आप सप्ताह में एक टेस्ट देते हैं तो काफ़ी है। एक वीक में एक बनाइए टेस्ट देने का, और उस टेस्ट को देने के बाद क्या कीजिए कि आप उसमें से उसको पहले पेपर को एनालिसिस कीजिए, क्योंकि वही आपका इस चीज़ को रिवीजन कराएगा जो पीछे का सिलेबस है। आप पेपर को एनालिसिस कीजिए, उसमें से जो भी आपका मिस्टेक वगैरह है उसको निकालिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको निकालिए, और उस प्रॉब्लम का एट द इंस्टेंट सारा चीज़ को क्लियर कर लीजिए। अगर मान लीजिए कोई फार्मूला मिस कर रहे होंगे तो उसको देख लीजिए, कोई कंसेप्ट भूल रहे होंगे तो उसको देख लीजिए। मतलब जिस दिन टेस्ट दिए उसके मतलब कि उसके 3-4-5 घंटे के अंदर ही सारा कुछ को डिस्कस किए, और फिर उस टेस्ट को बंद किए। फिर उसके बाद अपना सिलेबस आगे धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किए। फिर उसके बाद फिर डेली जो है शॉर्ट नोट्स के थ्रू अपना सिलेबस को रिवीजन कीजिए, और ऐसे करते करते आप आगे बढ़िए। जब आपका एग्जाम जब 20 दिन बाकी रहेगा, 15 दिन बाकी रहेगा, तब उसके बाद क्या कीजिए कि आप वहाँ पे सिलेबस को, जो भी आप नया सिलेबस को पढ़ रहे थे वहीं पे स्टॉप कर दीजिए 20 दिन पहले। स्टॉप करने के बाद क्या कीजिए, उस 20 दिन को जो भी आप सिलेबस पढ़े हैं उसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादातर रिवीजन कीजिए, और एकदम डेली वाइज डेली टेस्ट देने का कोशिश कीजिए। कम से कम सप्ताह में 3-4 टेस्ट दीजिए, और 3-4 टेस्ट देकर क्या कीजिए, उसको पेपर को एनालिसिस कीजिए, और एनालिसिस करके उसको एकदम भरपूर अच्छे तरीक़ा से उसमें मार्क्स बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ताकि जो नया सिलेबस है वो जितना से जितना बार रिवीजन होगा उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, उतना ही नंबर आपका इंक्रीज करेगा। ये नहीं कि हाँ सिलेबस को पढ़ते गए एकदम एग्जाम के दिन तक सिलेबस को पढ़ रहे हैं, नहीं, उसको 15-20 दिन पहले स्टॉप कर देना है, क्योंकि आपका 15-20 दिन जो टाइम बचता है उसमें रिवीजन का टाइम भी रहता है, रिवीजन करने का जरूरत भी रहता है। अगर रिवीजन नहीं करके जाएगा तो फिर वहाँ पे आपका ज़्यादा बेटर एग्जाम नहीं जाएगा। तो ये सब काम करना है। उसके बाद केमिस्ट्री वगैरह का बात करते हैं। केमिस्ट्री देखिए क्या होता है कि केमिस्ट्री इसमें जितने भी प्लान वाले स्टूडेंट हैं, जो भी जहाँ जिस प्लान को फॉलो करता होगा उसको तो केमिस्ट्री डेली रिवीजन करना है, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप छोड़ नहीं सकते। अगर एक दिन भी छोड़ रहे हैं तो आप केमिस्ट्री को भूल जाइएगा, क्योंकि केमिस्ट्री याद करने वाला सब्जेक्ट है, आपको दिमाग में हमेशा उस चीज़ को रखना पड़ेगा। तो इसलिए केमिस्ट्री का शेड्यूल तो आपको डेली रखना ही पड़ेगा। वो प्रीवियस जो सिलेबस कर चुके हैं या सिलेबस कर रहे हैं सारे को आप रख के डेली 2 घंटा का आप शेड्यूल बना सकते हैं, और एक टाइम टेबल बनाइए। एक पेज पे अपना टाइम टेबल लिखिए कि हमको कब से कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कब से कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कब हमको खाना खाना है, कब हमको रेस्ट करना है, कब हमको सोने जाना है। ये सब चीज़ का शेड्यूल आपके पास होना चाहिए। अगर इसका टाइम टेबल अच्छे से बना कर रखिएगा ना तो सारा सिलेबस टाइम टू टाइम और अच्छे से कवर होगा, एक भी चीज़ कहीं मिस्टेक नहीं होगी आपसे। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्लानिंग में बात हैं। चौथे नंबर स्टूडेंट का। चौथे नंबर वैसे स्टूडेंट होंगे जिनका मार्क्स 60-70 आ रहे होंगे। 60-70 पर उतना खास परसेंटाइल नहीं बन पाती है, जो आपको मतलब कम NIT तक भी नहीं मिल सकते उतने पे। तो आपको क्या करना है, इसमें 2 तरह के स्टूडेंट होंगे। एक ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी बोर्ड का एग्जाम देने वाले होंगे, जो अभी CBSE बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, या जहाँ मतलब बोर्ड का एग्जाम हो चुका है, मतलब वो बोर्ड लेवल ही तैयारी किए होंगे, उनका खास मार्क्स आता नहीं होगा, टेस्ट वगैरह देते होंगे तो ऐसे बस जो बोर्ड में पढ़े होंगे तो कुछ ऐसा चीज़ पढ़े होंगे जिसके थ्रू वो 60-70 ला रहे होंगे। तो उनको क्या करना है, बोर्ड वाले एग्जाम के स्टूडेंट को क्या करना है, उनका सिलेबस उतना खास तो हुआ नहीं है, उनका उस लेवल तक सिलेबस कवर नहीं हुआ, उस लेवल तक वो चीज़ को नहीं पढ़ पाए हैं जिस लेवल तक पूछा जाता है। तो उनको क्या करना है, कोई ट्यूशन वगैरह लेना है, जहाँ भी ले सकते हैं, मेरे पास भी आप कर सकते हैं, मेरे पास भी अभी चल रही है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का पूरा मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का भी सीरीज चल रही है। आप यहाँ पे भी साल भर के लिए आप लोग ट्यूशन ले सकते हैं, क्लास ले सकते हैं। तो उनको ट्यूशन कहीं भी ले सकते हैं आप, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, आपको जहाँ बेटर लगे। तो आपको ट्यूशन वगैरह लेकर और 1 साल के लिए कम से कम प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि देखिए इसमें एग्जाम में मतलब आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो अप्रैल टाइम भी ट्राई कर सकते हैं, अगर उतना प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो अच्छा है। लेकिन अगर मेरा सजेशन माने तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए ट्यूशन लें, क्योंकि कम से कम साल 2 साल तो लगता है इस सब चीज़ के प्रिपरेशन करने में। आप काफ़ी सिलेबस को पढ़ चुके हैं तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम से कम साल भर ट्राई कीजिए, नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोग ट्राई कर सकते हैं। दूसरे स्टूडेंट इसमें वैसे होंगे जिनको सिलेबस कवर होगा, काफ़ी सिलेबस कवर होगा लेकिन मार्क्स नहीं आते होंगे, तो उनको इस शेड्यूल को फॉलो करना चाहिए, सेकेंड नंबर शेड्यूल को, क्योंकि सेम शेड्यूल के बारे में हम डिस्कस किए हुए थे। आपका मार्क्स नहीं आ रहा है, मतलब सिलेबस काफ़ी कवर है, मार्क्स नहीं आ रहे थे, मतलब आपको टेस्ट वगैरह पर ज़्यादा फोकस करना है, रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करना है, जिस सिलेबस को पढ़े हुए हैं उस सिलेबस को पर ही ज़्यादातर काम करना है, नया सिलेबस को नहीं पढ़ना है इस 2 मंथ के अंदर।
तो इस जो इस कैटेगरी के अंदर होंगे वो जो सेकंड नंबर शेड्यूल को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। 5वें नंबर जो स्टूडेंट होंगे, 5वें नंबर स्टूडेंट मैक्सिमम बच्चे के साथ होने लगते हैं। क्या होता है कि एग्जाम हॉल में जाते जाते ना हाथ पैर कांपने लगते हैं, एकदम अंदर से मतलब पैनिक आदमी जो होता है ना वैसा फील करने लगता है, मतलब उसको दिमाग में बनने लगता है पता ना क्वेश्चन कैसे आएगा, मेरा एग्जाम बेटर जाएगा कि नहीं जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन सामने आते हैं, क्या होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट वहाँ पे हो जाता है, बहुत पैनिक ले लिया रहता है, मतलब क्वेश्चन आते हुए भी नहीं बन पाता है। मतलब क्वेश्चन देखते हैं उसको लगता है कि मतलब इतना सारा क्वेश्चन 3 घंटे के अंदर कैसे कर लेंगे हम। मतलब एक क्वेश्चन को जो क्वेश्चन मतलब घर पे उस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व करता है, वहाँ पे उसको 2-2 मिनट 5-5 मिनट लग जाता है क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन को 4 बार पढ़ता है। मतलब अंदर से क्या होता है कि उसके पास एक माइंड में फिक्स हो जाता है कि हमारे पास सिर्फ 3 घंटा है और इतने सारे क्वेश्चन को करना है। वो अंदर से बहुत पैनिक हो जाता है। तो देखिए उस पैनिक को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक तरीका है, आप जब भी घर पे पढ़ाई करें टाइम को फिक्स करके पढ़ाई करें। टाइम क्या करें, अलार्म लगा दें मोबाइल वगैरह में कि आपको जैसे मान लीजिए कि 1 घंटे के अंदर पढ़ना है और 1 घंटे के अंदर कितना क्वेश्चन बनाना है ये भी फिक्स कर लें। आप जेईई मेंस का देख ले कि हाँ मतलब जैसे क्या होता है कि मतलब पर क्वेश्चन कितना टाइम मिलता है, उसके अनुसार देख ले कि जैसे 20 क्वेश्चन को आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो 20 क्वेश्चन को सिलेक्ट करके जेईई मेंस के टाइम के अनुसार क्या करें उसको फिक्स कर दे। जैसे मान लीजिए 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है 1 घंटा के लिए टाइम मिलता है मान लीजिए पर सब्जेक्ट, तो 1 घंटा आपको टाइम मिल रहा है तो 25 क्वेश्चन पकड़ें और 1 घंटा टाइम का अलार्म लगा दें और 1 घंटा टाइम का लगाए और उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करें कि हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करें। उसमें जितना हो सके उतना पूरा फास्टली करें। वहाँ पे फास्टली करने से ये होगा कि आपको एकदम वहाँ का मतलब सीरीज याद आएगा जब एग्जाम हॉल में थे, क्योंकि वहाँ पे भी आपको टाइम का एक लिमिटेशन माइंड में बन जाता है कि मेरे पास टाइम सिर्फ इतना है, क्वेश्चन इतना करना है। और यहाँ पे भी क्या होगा, जब वो लगा दीजिएगा अलार्म जब लगा दीजिएगा तो आपके पास माइंड में एक बन जाएगा कि मेरे पास 1 घंटे के अंदर इतने क्वेश्चन कर रहे हैं और आप उसके अनुसार क्या कीजिएगा, हाथ चलाइएगा। जब हाथ चलाइएगा तो आपके खुद वहाँ पे फील होगा कि हम यहाँ पे बहुत पैनिक हो रहे हैं। आप 1 बार कीजिएगा, 2 बार कीजिएगा, 3 बार 4 बार कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पैनिक अंदर से फील कीजिएगा, मतलब ज़्यादा वहाँ पे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेगा। आप अपने आप को सोचिएगा कि हमको क्या करना चाहिए, धीरे धीरे उस चीज़ को सुधार उसमें कीजिए कि नहीं हमको पैनिक नहीं लेना है, हमको पैनिक नहीं लेना है। टाइम का बाउंडेशन लगाइए। अभी नहीं कि 1 घंटा को अगर नहीं कर सकते हैं तो 10 मिनट 20 मिनट चाहे आधे घंटा का भी कर सकते हैं। हाफ आवर को आप कर सकते हैं, उसमें 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करके क्या उसमें क्वेश्चन कीजिए और उतना मतलब जब भी पढ़ाई कीजिए ना एक टाइम लिमिटेशन के साथ टाइम फिक्स कीजिए। अगर कोई चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं तो एक टाइम लिमिटेशन लगाइए कि हमको इतने टाइम के अंदर इस क्वेश्चन को, इतने सारे सिलेबस को हमको कवर कर लेना है, इतने सारे सिलेबस को हमको रिवीजन कर लेना है। इसमें आपका माइंड में ना एक टाइम लिमिटेशन, पैनिक जो हो रहा है ना वो पैनिक होने वाला जो चीज़ है ना वो पैनिक होना धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। और जब यहाँ पे कम हो जाएगा ना तो समय के साथ वहाँ पे मतलब डर अंदर से भाग जाएगा आपका। एक चीज़ डर है, ये सब चीज़, वो डर को भगाने का सब तरीका है। और जब डर भाग जाएगा तो वहाँ पे भी डर नहीं लगेगा। तो अभी मतलब इसमें बहुत सारा चीज़ होता है जो मतलब बच्चा एग्जाम हॉल के अंदर मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। तो इसमें हम सिर्फ अभी आप लोगों को मतलब कि एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं जो अभी आप लोगों को सिर्फ वही चीज़ का रिक्वायरमेंट है। इसलिए अभी मतलब टाइम लिमिटेशन लगा के पढ़ाई कीजिए और बाकी जैसे सिलेबस को आप रिविजन करते हैं, टेस्ट करते हैं, टेस्ट वगैरह देते हैं, वो सब चीज़ आप लोग अपना कंटिन्यू करते रहिए। बाकी जब भी पढ़ाई कीजिए टाइम लिमिटेशन के साथ पढ़ाई कीजिए। इसमें 4-5 पॉइंट अभी भी है जिसको हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम लोग इसके में नेक्स्ट वीडियो नहीं, एग्जाम के आसपास इसका वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 8 से 10 दिन वीडियो कि हमको एग्जाम हॉल के अंदर कैसे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि हमारा मतलब एग्जाम बेटर से बेटर हो सके। चलिए हम लोग यहाँ तक क्लियर है सब किसी को। उसके बाद देखिए तीसरी एक चीज और की मतलब 2-3 पॉइंट है। इस 2 मंथ के ऊपर 2 मंथ के अंदर अपने आप को बहुत ज़्यादा बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। जितना अपने आप के ऊपर ट्रस्ट होगा ना उतना ही बेटर से बेटर रिजल्ट होगा। स्टूडेंट के ऊपर अपने आप के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहता है, वो क्या करता है किसी और स्टूडेंट से कंपेयर करता है, अपने आप को इतना नीचे गिरा लेता है कि तब कि बाद में पता चलता है कि वो कहीं लायक नहीं बचा। तो अपने आप के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, जितना ट्रस्ट कीजिएगा, कंपेयर करके मत पढ़ाई कीजिए, कंपेयर उनसे मत कीजिए। आप जिस लेवल पे हैं आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए बस।
नहीं तो कंपेयर कीजिएगा तो ये लगेगा कि मेरा एक फ्रेंड है जो 250 नंबर लाता है, हम 100 नंबर लाते हैं, फिर तो बहुत ज़्यादा गैपिंग है। तो फिर आप क्या कीजिएगा, फ्रस्ट्रेट होते होते जो भी 100 नंबर आपका आ रहा है ना, समय के साथ वो कम होने लगता है, क्योंकि आपके माइंड में आपका पढ़ाई नहीं चलेगा, वो कंपैरिजन चलेगा। और धीरे धीरे समय के साथ क्या होगा, आप उतना फोकस अपने आप के पढ़ाई पर नहीं कर पाइएगा। तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप कंपेयर ना करके पढ़ाई करके अपने ऊपर ट्रस्ट रखें, ट्रस्ट करते हुए एक बिलीव रखें, और बिलीव रख के और आगे अपना बढ़ने की कोशिश करें। रोज डेली कुछ ना कुछ सिलेबस को कवर करो, उसमें कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें, नया चीज़ सीखते सीखते आगे बढ़िए। फिर उसके बाद टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाएं। टाइम टेबल जो बनाए हुए हैं इसको क्या कीजिए, एक पेज में लिखें और एक टाइम भी बनाए वहाँ पे, टाइम लिमिटेशन कि हमको कब से कब क्या करना है, कब से कब कौन से सब्जेक्ट पढ़ाई करना है, क्या करना है, कब हमको रेस्ट करना है, कब सोने जाना है, कब खाना खाना है, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। एक टाइम टेबल होना चाहिए, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं उस पर दीवार पे आप कीजिए, चिपका दीजिए उसको। तो टाइम टेबल। तीसरा बात यह है कि आप जो भी बुक, बहुत सारे बुक होते हैं, बहुत सारे बुक जेईई मेंस वगैरह जे आते रहते हैं, तो किसी एक बुक को फॉलो करें और उस बुक को अच्छे से फॉलो करें। 10 बुक को फॉलो करने से ज़्यादा बेटर है कि किसी एक बुक को 10 बार उसको रिवीजन कर लें। और एक इम्पोर्टेंट बात कि इसमें अगर आपको लगता है कि और कुछ ऐड करना चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है मैं अपने रिसर्च के अनुसार इसमें काम किया हूँ। अगर आपको कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना है, लगता है कि ऐड करना चाहिए, तो आप बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में या इसके लिए अलग से हम वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो क्या करना है आप लोगों को पता होगा ही। धन्यवाद।